बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ गाइडेड टीवी प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि लोअर बैक और टांगों में दर्द कैसे आता है, यानी बैकिक और शैटिका के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में, उसकी वजूहात के बारे में और उसकी रेमेडी के बारे में कि उसको क्विकली हम कैसे दूर करते हैं बग़ैर दवाइयों के और बग़ैर सर्जरी के। उसके रूट कॉज को दूर करके हमेशा के लिए वो दर्दें दूर कर देते हैं। मैं सबसे पहले आपको याद दहानी कराता चलूँ पिछले प्रोग्रामों के, जैसे कि मैंने वजाहत की कि नर्वस सिस्टम के 3 ही हिस्से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स। जहाँ पे ब्लड पूरा जाता है और ये ब्रेन जो ब्लड सप्लाई है ये हमारा ब्रेन हार्ट की मदद से कंट्रोल करता है और ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये रीढ़ की हड्डी से होती है। मुख्तलिफ अज़ा को, मुख्तलिफ हिस्सों को, जिस्म को, जैसे टांगों को, सर को, पेंक्रियाज को और इसी तरह जिस्म के दूसरे हिस्सों को ब्लड सप्लाई ब्रेन करता है कंट्रोल हार्ट की मदद से, हार्ट की पंपिंग की मदद से। तो आज हम आपको बैकिक, जैसे मैंने कहा, और शैटिका, टांगों में दर्द जो आ जाता है, एक टांग में हो या दूसरी टांग में, उसके बारे में आपको वजाहत करेंगे कि क्यों आया वो और उसकी रेमेडी क्या है। उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको कि इसको दूर कैसे किया जाता है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि L4-5 चौथा और 5वां मोरा लंबर का, ये तीसरा हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का जो लंबर कहलाता है और इसके 5 मोरे हैं, L1 से लेके L5 तक। जो चौथा और 5वां मोरा है, इसके दरमियान में जो डिस्क है, वो डिस्क जब स्लिप हो जाती है, इसको डिस्क बल्ज भी कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं, डिस्क पर्ट्यूजन भी कहते हैं, वो अपनी जगह से बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से जो वर्टेब्रास हैं वो S1 नर्व जो यहाँ से शुरू होके पाँव के नीचे तक जाती है, एड़ी के नीचे ख़त्म होती है और बॉडी में सबसे लार्जेस्ट नर्व है। लार्जेस्ट नर्व, एक हिस्सा एक टांग में जाता है और दूसरा हिस्सा दूसरी टांग में। ये ना सिर्फ ब्लड सप्लाई करती है लोअर बैक में, बल्कि टांगों में भी ये ब्लड सप्लाई फ्राहम करती है। ये डिस्क जब बल्ज हो जाती है तो उस सूरत में ब्लड सप्लाई लोअर बैक में और टांगों में कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होगी, ये कंप्रेशन आ जाती है। कंप्रेशन, अगर आप इस जगह पे देखें तो जब डिस्क स्लिप होगी तो उस सूरत में वर्टेब्रास इस नर्व को दबा लेंगे। जब S1 दब जाएगी तो वो पूरा ब्लड तो फ्राहम नहीं कर सकती, जिससे टांग में स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द आ जाएगी। और जब आप लेटे होते हैं तो कम खून की ज़रूरत होती है, बैठते हैं उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत है, खड़े होते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो इस तरह कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती जाती है। अब आप जब चलेंगे, अगर वो नर्व इतनी दबी हुई है कि वो आपकी ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती, तो उस सूरत में आपकी टांग में दर्द आ जाएगा और आप पेन महसूस करेंगे। साथ साथ आप महसूस करेंगे कि टखने पे स्वेलिंग भी हो गई है और टांग भी हल्की हल्की सोजिश का शिकार होने लग जाती है। जब टांग में पूरी न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, क्योंकि जो कुछ आप खाते पीते हैं वो तो खून में कन्वर्ट हो जाता है, और जब खून किसी जगह पे नहीं जा पाएगा, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि टांग और लोअर बैक में इस सूरत में L4-5 में डिस्क बल्ज की वजह से नहीं जा पा रहा, तो उस सूरत में वो न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगी, ना लोअर बैक में ना टांग में, तो आप की टांग और लोअर बैक कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। ये रीढ़ की हड्डी हमारी बैकबोन है। मैं मिसाल दूंगा कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए तो कहते हैं कि उसकी तो कमर ही टूट गई है। कमर टूटने से मिसाल ये होती है कि चूँकि हमारी ब्लड सप्लाई पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी से मुंसलिक है और इस पे डिपेंड करती है, तो जब किसी को कमर में तकलीफ़ आएगी तो उसकी पूरी बॉडी अफेक्ट होगी, पूरी बॉडी अफेक्ट होगी और वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा। इस मिसाल से ये वजाहत होती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन दूर करना चाहिए, ना कि आप पेन किलर
या सर्जरी की मदद से उसको दागदार करें। पेन किलर तो इलाज होता ही नहीं, वक्ती तौर पे आपके दिमाग को महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही 4 से 6 घंटे बाद उसका असर ख़त्म होता है तो आपको तकलीफ़ वापस आ जाती है, क्योंकि तकलीफ़ तो असल में अपनी जगह पे मौजूद होती है। पेन किलर सिर्फ आपके दिमाग को महसूस नहीं होने देता, यानी अफेक्टेड जगह से जो दिमाग को सिग्नल जाते हैं वो महसूस नहीं हो पाते, वो कमज़ोर हो जाते हैं सिग्नल ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने से। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी, दिमाग तक पैगामात अफेक्टेड हिस्से के नहीं जाएंगे, आप तकलीफ़ कम महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही पेन किलर का असर कम होता है तो आप तकलीफ़ महसूस करने लगते हैं। इसी तरह अगर आप सर्जरी कराते हैं तो उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इस तरीका इलाज, कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज में ना सिर्फ ये मर्ज़ हमेशा से रूट काज से दूर किया जाता है, बल्कि इसमें ना कोई दवाइयाँ इन्वॉल्व होती हैं, ना सर्जरी होती है, और आपको फौरी असर निजात भी मिल जाती है। फौरी निजात इसलिए मिल जाती है कि जब डिस्क अपनी जगह पे आएगी, नर्व से S1 नर्व से कंप्रेशन दूर होगा, तो उस सूरत में खून जाना बहाल हो जाएगा लोअर बैक में और टांगों में, जिससे तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अब हम इस वजाहत के बाद कि ये L4-5 से लोअर बैक में और टांगों में दर्द आता है, जिसको बैक और शटिका भी कहते हैं, आपने लंगड़ा के लोगों को चलते हुए देखा होगा, या आपने वॉकर के सहारे दोनों टांगों में जब ब्लड नहीं जाएगा तो लोगों को चलते हुए देखा होगा। तो इस सूरत में ये तकलीफ़ कैसे दूर की जाती है, हाँ प्रैक्टिकली आपको ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि उसको दूर करके भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस कायरोप्रैक्टर तरीका इलाज से बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के ये अमराज को दूर किया जा सकता है। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि हम अब आपको लोअर बैक और टांगों में दर्द की वजह और उसको प्रैक्टिकली दूर करके दिखाएंगे कि उसको दूर कैसे किया जा सकता है बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर सर्जरी के, कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज से, और उसको ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना इसकी कोई नुकसान है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पे उसी वक्त फिल फॉर ब्लड सर्कुलेशन शुरू कर देता है टांगों में, जहाँ पे पहले ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही होती, और उन हिस्सों में जहाँ पे पहले तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, वहाँ पे एकदम लाइटनेस महसूस होगी और बग़ैर तकलीफ़ के आदमी चल सकेगा और कमर में भी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। मैं पहले जैसे कि गुजारिश की चार्ट पे आपको L4-5 का एरिया बताया, तो यहाँ से ये सैक्रल का एरिया है, 5 मोहरे फ्यूज़ है आपस में। जब इधर से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको डिप महसूस होती है, और ये L5 की पहली डिस्क है, ये डिस्क है। L4 और L5 के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट आएगी जब ये, तो उस वक्त कमर के इन हिस्सों में, यानी ये हिस्सा, और जिस टांग में कंप्रेशन आई होगी, यानी इस डिस्क के स्लिप होने से वर्टेब्रास ने S1 नर्व को दबाया होगा, उस जगह पे पेन आएगी, क्योंकि चलते हुए ज़्यादा खून की ज़रूरत है बनिस्बत लेटने के या बैठने के। तो उस सूरत में जब ब्लड पूरा नहीं जा पाएगा, क्योंकि S1 नर्व तो कंप्रेस है, वर्टेब्रास ने कंप्रेस किया हुआ है, तो उस सूरत में इन सब में तकलीफ़ आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगी आपको। कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा पेन महसूस होती है कि वो इवन लेटना महाल महसूस करते हैं, बैठना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और अगर उससे ज़्यादा थोड़ा ब्लड आएगा तो उस सूरत में चलना में दिक्कत महसूस होती है, बैठ पाएंगे, लेट पाएंगे, लेकिन जैसे ही सर उठाएंगे या चलेंगे तो उस सूरत में उनको तकलीफ़ आ जाती है। ये यहाँ से कंप्रेशन एक टांग में भी आ सकती है, जो एक शटिका की किस्म है, और एक लेग में आमतौर पर 90% केसेस में पहले एक लेग में ही आती है। और अगर ये बाइलेटरल शटिका हो तो दोनों तरफ नर्व के दोनों हिस्से कंप्रेशन में आ जाएंगे और दोनों तरफ तकलीफ़ महसूस होगी, दोनों हिस्सों में आपको चलना दिक्कत महसूस होगी। आपने कुछ लोगों को वॉकर के साथ चलता हुआ देखा होगा, तो उस सूरत में उनको ब्लड नहीं जा पा रहा होता टांगों में, एडिक्वेट ब्लड नहीं जा पा रहा होता टांगों में, जिसकी वजह से उनको चलने में दिक्कत महसूस होती है, वो सीधे होने में भी दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि ये डिस्क ही है जो फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करती है। वो अगर झुकेंगे भी पूरा
यानी वुज़ू के दौरान में या रकू में जाने के दौरान में, तब भी उनको तकलीफ़ महसूस होगी। बल्कि कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो खड़ा होने में दिक्कत महसूस करते हैं, और रकू तो जाना दूर की बात, वो हल्का सा भी झुक नहीं सकते, इतनी स्टिफनेस आ जाती है। जैसे कि मैंने गुजारिश की, जहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा वहाँ पे अकड़ाव आ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वक्त इनके L4-5 के एरिए में स्टिफनेस है, और मैं महसूस कर सकता हूँ उंगलियों से अपने कि यहाँ पे ना सिर्फ स्टिफनेस है, बस के डिस्क मैं अपने हाथों से महसूस कर सकता हूँ कि वो अपनी जगह छोड़ के कंप्रेशन में नर्व S1 को कंप्रेस किया हुआ है, जिसकी वजह से S1 नर्व जो है वो खिंचाव का शिकार है और स्टिफ हो गई है। अभी मैं आपको इसको दूर करके दिखाऊंगा, और उसका सिर्फ हल्का सा जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट श्योर और सेफ़ है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ना दवाइयों का इस्तेमाल है ना सर्जरी का इस्तेमाल है, वो सिर्फ कायरोप्रैक्टर में है। और कायरोप्रैक्टर इस मर्ज़ में मुअस्सर और फौरी असर इलाज मुहैया करता है। ये ज़रा सा पाँव ऐसे रखिएगा, मैं पल्स महसूस कर लूँ। 1 मिनट, ज़रा इस टांग को ज़रा सा पीछे कीजिएगा, सीधा कीजिएगा, सीधा कीजिएगा, इस टांग को यहाँ पे लाइएगा, ये मैं पल्स महसूस कर लूँ। जैसा कि आपने आवाज़ सुनी, ये प्रेशर की, गैसेस की आवाज़ थी, जो प्रेशर उस जगह पे डाल रही थी जब केमिकल या ब्लड अपने रास्ते पे नहीं जा रहा था। अब जैसे ही ये एडजस्टमेंट हुई इनके लोअर बैक में और टांग में, इस हिस्से में अब पेन इंशाल्लाह नहीं रहेगी। अभी चेक करते हैं, और जब पेन दूर हो जाएगी तो इनको वो तकलीफ़ एक्चुअली दूर हो चुकी है, क्योंकि डिस्क वापस अपनी जगह पे आ चुकी है। आपकी इस टांग में तकलीफ़ थी, ज़रा खड़ा होकर देखिएगा। इस टांग को पहले सीधा होइए, ये आपकी मूवमेंट से भी क्लियर हो जाएगा। इस टांग को ज़रा उठाइए आहिस्ता आहिस्ता, कहाँ तक उठ रही है, उठाइए सीधा, उठाते जाइए। हाँ, पहले आपकी टांग नहीं उठ रही थी जी। अभी ज़रा खड़े होइए और देखिए वज़न डाल के आपको कैसा महसूस होता है, थोड़ा सा देखिए जी। कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, टांग हल्की महसूस हो रही है। और अच्छा, ज़रा जंप लगाइए। को पेन, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं। ओके, तो नाज़रीन, मैंने आपको बैकेक और शैटिका का जो मर्ज़ है उसका इलाज बताया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हेल्थ गाइडर टीवी प्रोग्राम के नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगे, और आपको मुख्तलिफ़ जगह पे एडजस्टमेंट के तरीक़ेकार बताएंगे। ना सिर्फ कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार से, बल्कि दूसरे तरीक़ेकार से भी हम जो बग़ैर दवाइयों के हैं, इन अमराज का और मुख्तलिफ़ दूसरे अमराज का इलाज बताएंगे, और आपको बाखबर रखेंगे कि मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज से कैसे मुख्तलिफ़ अमराज को बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के दूर किया जा सकता है। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।